फंडामेंटल राइट्स। देखिए, ये सिर्फ कानून की किताब में लिखे हुए कुछ शब्द नहीं हैं। ये एक्चुअली एक बहुत ही पावरफुल शील्ड है, एक ऐसी ढाल जो हमें स्टेट यानी राज्य की मनमानियों से बचाती है। तो आज हम आर्टिकल 12 की गहराई में उतरेंगे और इस बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को, यानी स्टेट आखिर है क्या, इसे बिल्कुल डिटेल में डिकोड करेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बल्कि मैं कहूँगी एक अल्टीमेट लीगल सवाल पैदा होता है। अगर हमारे अधिकार हमें स्टेट से बचा रहे हैं, तो आखिर ये स्टेट है कौन? इस शब्द के पीछे छुपा कौन है? इस डेफिनेशन के अंदर एग्जैक्ट आता कौन कौन है? आमतौर पर ना जब हम स्टेट वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट सरकार की इमेज आती है, राइट? पर असल में कहानी थोड़ी अलग है। हर वो शक्ति, हर वो एंटिटी जो हमारे और आपके राइट्स को इम्पैक्ट करने की ताकत रखती है, वो इसमें शामिल हो सकती है। ये मुद्दा सिर्फ एक साधारण सरकार तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आखिर किसके पास पावर है आम नागरिकों के अधिकार छीनने की? ये समझना हमारे लिए लिटरली बहुत जरूरी है। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है हमारे संविधान के आर्टिकल 12 की। ये आर्टिकल इस स्टेट वर्ड को बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। इसमें ना 4 मेन कैटेगरीज आती हैं। पहली, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। दूसरी कैटेगरी में आते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स और उनके लेजिस्लेचर्स। तीसरा, लोकल अथॉरिटीज, जैसे आपकी म्यूनिसिपैलिटीज हो गई। और चौथी और सबसे ट्रिकी कैटेगरी है अदर अथॉरिटीज। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर्स, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, इन्हें समझना तो बच्चों का खेल है। लेकिन असली गेम शुरू होता है इन 2 टर्म से, लोकल और अदर अथॉरिटीज। ये शब्द ना प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ा लीगल दरवाजा खोल देते हैं। इन्हीं 2 शब्दों ने पिछले कई दशकों से पूरे लीगल सिस्टम में ऐसी ऐसी बहस और डिबेट्स को जन्म दिया है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहले इस लोकल अथॉरिटीज वाले पार्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, चाहे गांव की पंचायत हो या किसी बड़ी सिटी की म्यूनिसिपैलिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स जैसे इंस्टीट्यूट्स, ये सब क्लियरली बिना किसी डाउट के आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट ही माने जाते हैं। यहाँ एक्चुअली कोई बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो हिस्सा होते हैं। लेकिन अब हम आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट पर। असली ट्विस्ट और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहीं से शुरू होता है। आखिर इन अदर अथॉरिटीज का एग्जैक्ट मतलब क्या है? सीरियसली, ये एक ऐसा अकेला फ्रेज है जिसने इंडियन लीगल हिस्ट्री में सबसे लंबी बहस पैदा की है, क्योंकि इसकी कोई क्लियर लिस्ट नहीं दी गई थी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शुरुआत में हुआ क्या? चलिए चलते हैं 1954 के यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस सैंटाबाई केस पर। इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब एकदम रिजिड व्यू लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि देखो, अदर अथॉरिटीज में सिर्फ वही बॉडीज आएंगी जो सॉवरेन यानी प्योरली सरकारी काम करती हैं। और इस नतीजे तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव लीगल रूल का यूज किया, जिसे लॉ की भाषा में ई जुस्डिम जेनेरिस कहते हैं। आप सोच रहे होंगे ये ई जुस्डिम जेनेरिस आखिर क्या भला है? इसे एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए अगर प्याज, टमाटर और आलू एक लाइन में रखे हैं, तो अगला आइटम जाहिर है कोई सब्जी या वेजिटेबल ही होगा, राइट? क्योंकि इन सब में एक कॉमन कैटेगरी है। पर अगर प्याज टमाटर के बाद अचानक से एक टेबल या हाथी आ जाए, तो वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं होगा। अर्ली कोर्ट्स ने बिल्कुल यही लॉजिक लगाया। उनका मानना था कि क्योंकि आर्टिकल 12 की लिस्ट में शुरुआत में प्योरली सरकारी बॉडीज हैं, तो उसके बाद आने वाली अदर अथॉरिटीज का भी प्योरली सरकारी होना जरूरी है। पर जैसा कि हम जानते हैं, लॉ हमेशा इवॉल्व होता है। वक्त के साथ ये रिस्ट्रिक्टिव व्यू बदल गया और एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। 1962 के उज्जम्बाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस वेजिटेबल लिस्ट वाले लॉजिक को, यानी इस ई जुस्डिम जेनेरिस को, पूरी तरह से उठाकर बाहर फेंक दिया। उन्होंने रियलाइज किया कि आर्टिकल 12 में जो बॉडीज लिस्टेड हैं, उनमें आपस में कोई एक कॉमन थ्रेड है ही नहीं। फिर आगे चलकर कुछ ऐसे लैंडमार्क केसेस आए जिन्होंने इस डेफिनेशन को पूरी तरह से एक्सपैंड करके रख दिया। और इस पूरे शिफ्ट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पता है क्या था? 1967 का राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस। इस केस ने तो गेम ही चेंज कर दिया। यहाँ अदर अथॉरिटीज का स्कोप एकदम वाइड कर दिया गया। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अब सिर्फ प्योरली सॉवरेन काम करने वाली बॉडीज ही स्टेट नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बॉडी है जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाई गई स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो वो भी आर्टिकल 12 के दायरे में आएगी। ये अपने आप में एक मैसिव बदलाव था।
लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा क्लाइमैक्स और सबसे बड़ा माइलस्टोन आना भी बाकी था। वो आया 1979 के एयरपोर्ट अथॉरिटी केस में। अब ये केस इतना क्रूशियल क्यों है? क्योंकि इसने लीगल हिस्ट्री में पहली बार एक डिफिनिटिव टेस्ट क्रिएट किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसकी कैपिटल, इसका पूरा कंट्रोल, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में था। कोर्ट ने समझ लिया था कि भाई आजकल सरकार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी करती है, वो तो बिजनेस और ट्रेड में भी बहुत हेविली इन्वॉल्व हो रही है। और ठीक यहीं से जन्म होता है फेमस इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट का। मतलब आखिर डिसाइड कैसे होगा कि कोई नॉर्मल बॉडी कब स्टेट बन जाती है? इसके लिए 4 मेन स्टेप्स या क्राइटेरिया बनाए गए। पहला स्टेप, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन की चीफ फंडिंग सरकारी है? दूसरा, क्या उस पर सरकार का डीप और परवेसिव कंट्रोल है? तीसरा, क्या वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई बड़ा फंक्शन परफॉर्म कर रही है? और चौथा, क्या उसे कोई ऐसी मोनोपोली मिली हुई है जिसे स्टेट ने खुद प्रोटेक्ट किया हो? ये सारे फैक्टर्स मिलकर ये तय करते हैं कि कोई एंटिटी स्टेट है या नहीं। इस कॉन्सेप्ट को ना हम 2 अलग-अलग केसेस के डायरेक्ट कंपैरिजन से बहुत ब्रिलियंटली समझ सकते हैं। एक तरफ आप देखिए अजय हासिया केस को। यहाँ पर कोर्ट ने एक रजिस्टर्ड सोसाइटी को भी स्टेट मान लिया। क्यों? क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का डीप और परवेसिव कंट्रोल साफ दिख रहा था। पर इसके बिल्कुल उलट, अगर हम टेकराज वसांदी केस को देखें तो वहां एक वॉलंटरी बॉडी को कोर्ट ने स्टेट मानने से स्ट्रिक्टली इनकार कर दिया। वजह बहुत सिंपल थी, वहां सरकार का कंट्रोल था ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन उठकर स्टेट नहीं बन जाती। इसके कुछ बहुत ही क्लियर और इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अपना एनसीईआरटी या इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स। अब आप कहोगे ये सब एजुकेशन और रिसर्च का इतना बड़ा पब्लिक काम करते हैं, फिर भी स्टेट नहीं? हाँ, क्योंकि ये डीपली ऑटोनमस हैं। इन पर सरकार का कोई डीप एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है और इसीलिए टेक्निकली ये स्टेट की डेफिनेशन में आते ही नहीं हैं। अब आते हैं एक ऐसे प्रोवोकेटिव सवाल पर जो शायद आप सबके दिमाग में चल रहा होगा। इंडिया की सबसे बड़ी और बल्कि दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बॉडी, क्या वो स्टेट है? जरा सोचिए, अगर हम अपना ये नया इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट बीसीसीआई पर अप्लाई करें तो क्या होगा? नतीजा क्या निकलेगा? ये एक्चुअली एक ऐसी चीज है जिसने लीगल सर्कल्स में कई लोगों को हैरान करके रख दिया था। और जवाब है बिल्कुल नहीं, बीसीसीआई स्टेट नहीं है। सरप्राइज्ड? इसके लीगल रीजंस एक्चुअली बहुत क्लियर है। पहली बात, बीसीसीआई किसी कानून या स्टैट्यूट से नहीं बनी है। ना इसमें सरकार का कोई फंडिंग आता है और ना ही इस पर गवर्नमेंट का कोई डीप कंट्रोल है। हाँ, इनकी क्रिकेट में मोनोपोली जरूर है, पर वो मोनोपोली स्टेट ने प्रोटेक्ट नहीं की है, वो अपने आप बनी है। तो अपनी इस मैसिव वेल्थ और पावर के बावजूद टेक्निकली और लीगली बीसीसीआई एक प्राइवेट एंटिटी ही है ना हैरानी की बात? खैर, अब हम इस पूरे सफर के आखिरी और सबसे बड़े ट्विस्ट पर आते हैं। जरा ठहरिए और सोचिए, क्या जुडिशरी खुद, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की सबसे बड़ी प्रोटेक्टर है, क्या वो खुद स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती है? अगर आप आर्टिकल 12 की लिस्ट दोबारा देखेंगे तो वहां कोर्ट्स का तो कोई स्पेसिफिकली नाम लिखा ही नहीं गया है। यहाँ लॉ का एक बहुत ही फाइन और इंटरेस्टिंग डिवीजन सामने आता है। देखिए, जब जुडिशरी अपने जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, यानी जब जज कोर्ट में बैठकर जस्टिस डिलीवर कर रहे होते हैं, तो कोर्ट्स स्टेट नहीं होते। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कंप्लीटली बनी रहे। लेकिन जब वही कोर्ट्स प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करते हैं, जैसे अपने कोर्ट स्टाफ की हायरिंग, फायरिंग या उनके ट्रांसफर्स करना, तब वो ऑटोमेटिकली स्टेट बन जाते हैं और तब वहां उनके एम्प्लॉयज पर फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह अप्लाई होते हैं। तो इस पूरी लीगल जर्नी का और इन सारे कॉम्प्लेक्स डिस्कशंस का सबसे बड़ा टेकअवे आखिर है क्या? बात बहुत सिंपल है। जब इस देश के नागरिक ये समझ लेते हैं कि स्टेट आखिर है कौन, कहाँ तक उसकी बाउंड्रीज हैं, तभी वो अपने अधिकारों की सही मायने में रक्षा कर सकते हैं। आर्टिकल 12 की इस डेफिनेशन को और इसके पीछे इस पूरे कानूनी सफ़र को समझना ही हमारे और आपके लिए अपने फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी कड़ी है। तो आज इस पर ज़रूर सोचिए और जानिए कि आपके राइट्स आखिर किसके खिलाफ सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं।